गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज संविधान की तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, भारत में संविधान कैसे कैसे आगे बढ़ा और वर्तमान संविधान कैसे निकल कर आया। ठीक है, तो हमने पिछले 2 लेक्चरों में कवर कर लिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद हमने कवर किया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और तीसरा एक्ट हमने कवर किया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो महत्वपूर्ण एक्ट देखने को मिलता है वो है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट। बच्चों 1793 का जो चार्टर एक्ट था इसमें बहुत सारी विशेषताएं तो नहीं थी, लेकिन इसमें एक प्रमुख कार्य ये किया गया कि अब से भारत में चार्टर एक्ट आरंभ हो गए। एक महत्वपूर्ण कार्य ये था। दूसरी महत्वपूर्ण कार्य ये था, सबसे पहले बताएंगे कि भारत में चार्टर आना प्रारंभ हो गया। चार्टर आने का मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटेन की संसद थी, जो संप्रभु मतलब राजा और महारानी जो थे, उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे के लिए कुछ कुछ वर्ष कर कर अधिकार देने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो 1793 से क्या हुआ, भारत में चार्टरों का आना प्रारंभ हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अब कंपनियों का भारत के अंदर जो अधिकार है या व्यापारिक अधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इस एक्ट में 2 ही महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए। ठीक है, अगर हम बात करें इस एक्ट के बाद दूसरे महत्वपूर्ण एक्ट की, तो चौथा महत्वपूर्ण एक्ट कौन सा होगा आपका? 3 एक्ट हम अभी तक पढ़ चुके हैं, 4 एक्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक्ट आता है, हैंड डालिएगा सब लोग, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। अब समझिएगा 1813 का चार्टर अधिनियम क्या था, 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि 1813 का जब चार्टर अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ, तो इस अधिनियम में ये द्वारा पारित किया गया, आप कह सकते हैं कि पुनः मीनिंग हुआ दोबारा। पुनः जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, पुनः जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर जो है शासन है, या भारत के अंदर जो अधिकार है, या कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम में पुनः जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है, या कह सकते हो कंपनी का, पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 20 वर्षों के लिए अधिकार बढ़ाया गया। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि ब्रिटेन की संसद ने दोबारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 20 वर्षों के लिए जो अधिकार था भारतीय प्रदेशों पर, उसको क्या कर दिया, आपका बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य ये करा, और क्यों करा वो समझ लीजिए पहले। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हस्तक्षेप था वो राजनीति में तत्परता के साथ बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस देश से आई थी, तो उस देश के लोगों को लगा कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही तत्परता से कार्य करती रही, ऐसे ही अपनी शक्तिशाली चीज़ों को बढ़ाती रही, तो फिर हमारे देश का शासन वो लोग मानने वाले नहीं हैं। मतलब फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड के जो राजा हैं, महाराजा हैं, उनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ठीक है, तो थोड़ा नियंत्रण प्रारंभ हो गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो महत्वपूर्ण दूसरा प्रमुख काम हुआ वो ये था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके व्यापारिक एकाधिकार को, समझिए इस चीज़ को, इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समझिए व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, आपका समाप्त। क्यों कर दिया गया उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जब व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करा तो 2 चीज़ें छोड़ दी गई। 2 चीज़ें कौन सी थी जिनको छोड़ दिया गया?
वो था चीन के साथ जो व्यापार होता था, दूसरा भारत में जो चाय का व्यापार होता था। ठीक है, आप बताएंगे कि इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, केवल चीन देश के साथ और चाय का व्यापार ही रहने दिया जिन पर कंपनी का पूर्ण एकाधिकार रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी व्यापार होंगे उन व्यापारों पर सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं रहेगा, बल्कि और लोग भी आकर समानांतर रूप से भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, जब ये काम हुआ तो फिर भारत के अंदर ब्रिटिशों का आगमन आरंभ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अब भारत में ब्रिटिशों का आरंभ हो गया आना। ठीक है, अब ये एक्ट में प्रावधान कर दिया कि ब्रिटिश व्यापारी हैं और साथ में जो इंजीनियर हैं, कह सकते हो ब्रिटिश व्यापारी और जो साथ में इंजीनियर हैं, ये लोग भारत आ सकते हैं। ये लोग जो हैं भारत आ सकते हैं और भारत में आकर अपना जो व्यवसाय है वो कर सकते हैं और भारत में बस भी सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति और भारत में बसने के लिए अधिकार जो दिया गया था पहली बार, वो कौन से अधिनियम में दिया गया था? आपका 1813 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, जब ब्रिटेन से व्यापारियों का आना प्रारंभ हो गया, ब्रिटेन से इंग्लैंड वासियों का आना प्रारंभ हो गया, इंजीनियर आने लगे, भारत में अपना व्यापार करने लगे, कंपनी का जो सीधा व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया। अब ये हुआ कि उसके बाद जो था ब्रिटेन से धर्म गुरुओं का आना भी प्रारंभ हुआ। तो तीसरा अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये था कि अब ब्रिटेन से जो था भारत में ईसाई मिशनरी आनी प्रारंभ हो गई। कह सकते हो कि जो ईसाई मिशनरी हैं उसका भारत में आना क्या हो गया? आपका प्रारंभ हो गया। ईसाई मिशनरी का भारत में आना क्यों प्रारंभ हो गया? क्योंकि अब बड़े स्तर पर अंग्रेज भारत आने लगे। पहले क्या था, जैसे हमारे देश से कोई कंपनी जाए तो खाली इंजीनियर, वर्कर या जो लेबर या जो भी लोग होंगे वही जाएंगे, लेकिन बाद में क्या हो कि हमारे देश से और भी लोग बड़ी मात्रा में जाने लगे, उनके पारिवारिक लोग भी जाने लगे, बड़ी संख्या में लोग उस देश में जाने लगे। तो उसके साथ साथ धर्म पीछा नहीं छोड़ता है, तो धर्म होना पहले जरूरी होता है किसी व्यक्ति के लिए भी। तो क्या हुआ कि उन्होंने उस समय ये कार्य किया कि ईसाई मिशनरियों का भारत में बड़े स्तर पर प्रवेश सुनिश्चित कर दिया गया। अब जो है ईसाई मिशनरी भारत आ सकती हैं, ईसाई धर्मगुरु भारत आ सकते हैं और भारत में ईसाई धर्म का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो कुछ अच्छा कार्य अंग्रेजों ने किया था। वो ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी लाभांश होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी लाभांश होगा उसमें लगभग 10% की हिस्सेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी और जो उसके ऊपर बचेगी हिस्सेदारी, वो सारी हिस्सेदारी प्रॉफिट की जाएगी आपकी ब्रिटेन के राजा महाराजा, यह कह सकते हो वहाँ की संसद के पास। तो समझिए इस चीज़ को। मान लीजिएगा जैसे 1 लाख रुपए का व्यवसाय करा आपने, तो 1 लाख रुपए के व्यवसाय में 20,000 रुपये आपको मिल गए लाभ के। उन 20,000 रुपये में से केवल 10% ही ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, बाकी जितना भी राजस्व, जितना भी लाभांश होगा, प्रॉफिट होगा, वो सारा ब्रिटेन की संसद के पास जाएगा, ब्रिटेन की सरकार के पास जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य जो 1813 के चार्टर अधिनियम में हुआ था, वो ये कार्य था कि अब भारत में 1813 के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया इस एक्ट में कि भारतीयों की शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना राजस्व मिलता है उस राजस्व में से 1 लाख रुपए जो है हर साल भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। समझिए इस चीज़ को। कंपनी जो भारत में व्यवसाय कर रही है, भारत में व्यवसाय करके उसको जितना लाभांश हो रहा है, तो उस लाभांश में से, उस राजस्व में से 1 लाख रुपए जो है वो अलग रख दी जाएंगे और उन 1 लाख रुपए में से समय समय पर 1 साल तक जो है आप भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो कह सकते हैं कुछ हद तक भारतीयों की शिक्षा की ओर भी इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो थी आपकी 1813 के चार्टर अधिनियम में आई थी। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इस अधिनियम में पुनः दोबारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 सालों के लिए अधिकार बढ़ा दिया गया। इससे पहले 1793 के एक्ट में बढ़ाया गया था पहली बार। ठीक है,
अब क्या हुआ कि जब 1813 के चार्टर अधिनियम में 20 सालों के लिए दोबारा अधिकार बढ़ा दिया गया, तो अब कंपनी का जो अधिकार हो गया भारत में वो 1833 तक हो गया, वो हो गया 1833 तक। तो इसके बाद जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट अगला जो अधिनियम लाएगी या अगला जो चार्टर लाएगी, इसको ऐसा बोल सकते हो, वो आएगा आपका 1813 के बाद 20 साल ऐड कर लीजिए, तो 1813 के बाद आएगा 1833 में। तो 1833 में ब्रिटेन की संसद ने जो एक कानून पास किया, उस कानून को कहा गया 1833 का चार्टर अधिनियम। तो समझिए इस चीज को, 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था। 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था, तो समझिए इस चीज को। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या हुआ, इससे पहले आपने पढ़ा 1833 का चार्टर अधिनियम। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि 1793 से भारत में चार्टर एक्ट आने शुरू हो गए, 20 सालों की अनुमति दी। तो 20 सालों के बाद जो एक्ट आया आपका वो 1813 आया, और अब 1813 में भी 20 सालों के लिए फिर दे दिया इन्होंने अनुमति। और अब जो अगला अधिनियम बना ब्रिटेन की संसद में वो बना 1833 में, ठीक है। तो सबसे पहले चार्टरों की स्टार्ट जो थी वो 1793 में होती है। इसके बाद 1813 में फिर पुनः 20 सालों के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया। उसके बाद 1833 में पुनः जो था वो कंपनी के अधिकारों को भारत में बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट तो यही नोट कर सकते हो कि भारत में जो है वो कंपनी के अधिकारों को पुनः कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो लिखेंगे 20 वर्षों के लिए। तो देखते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रमुख चीजें थी। तो ध्यान दीजिए 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रमुख चीजें क्या थी। सबसे पहली अगर हम चीज लेते हैं तो पहला देखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट क्या कार्य था। पहला इंपॉर्टेंट कार्य ये था कि पुनः जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार, पुनः जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बोलिए, बढ़ा दिया गया, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम में जो था तीसरी बार कंपनी के अधिकारों को भारत में पुनः जो था वो बढ़ा दिया गया। और ध्यान रखिएगा अब एक महत्वपूर्ण कार्य और हुआ। महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ इस एक्ट में, जो सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। आपने सबसे शुरू में पढ़ा था, ध्यान दीजिए रफली, कि बंगाल हुआ करता था और बंगाल के बाद जो था ये पूरा भारत था, और इस भारत के अंदर आपका ये बंगाल राज्य हुआ करता था, ठीक है। आपने शुरू में पढ़ा था कि बंगाल के अंदर एक गवर्नर होता था, फिर आपने पढ़ा कि बंगाल के अंदर जो था वो गवर्नर के पद का नाम बदलकर कर दिया था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इस बंगाल के अंदर जो गवर्नर हुआ करता था ये आपका बंगाल था। तो बंगाल में जो गवर्नर हुआ करता था, इस गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, आप जे लिख सकते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान रखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। ये बात क्या हुई आपकी, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था कि वो बंगाल क्षेत्र पर ही उसका शासन होता था, उसको अब कह दिया गया कि आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो जाओगे अब, ठीक है। और ऐसा पहला व्यक्ति जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, उस व्यक्ति का नाम था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उस व्यक्ति का नाम क्या था आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। कौन से अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो वो कौन सा एक्ट था आपका, 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है।
इसके बाद जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उसको समझिएगा, जो 1833 के चार्टर अधिनियम में आई थी। आपने इससे पहले 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि कंपनी के भारत पर व्यापारिक एकाधिकार को, मतलब केवल जो है कंपनी का ही अधिकार हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के साथ साथ दो चीज़ें जारी रखी गई, और जो दो चीज़ें जारी रखी गई थी वो दो चीज़ें थी, नंबर 1 चाय और नंबर 2 था चीन देश के साथ व्यापार। लेकिन 1833 के अधिनियम में इन छूट को भी समाप्त कर दिया गया। जैसे आप समझे कि जो कंपनी का चाय पर अधिकार था, कंपनी का जो था जो चाय, और कह सकते हो इसके साथ साथ चीन से व्यापार पर जो एकाधिकार था, ठीक है, कंपनी का चाय और चीन से व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया। ठीक है, कंपनी का चाय और चीन से भी व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, बोलिए समाप्त। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। पहले एक्ट में मैंने आपको बताया था, इससे पहले आपने पढ़ा था 1813 का चार्टर अधिनियम। तो मैंने क्या कहा था उसमें, मैंने ये कहा था कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन दो चीजें रहने दी थी उस समय। वो क्या चीजें थी, एक चाय पर एकाधिकार और एक चीन देश के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था वो रहने दिया। लेकिन जब 1833 का चार्टर आया तो इसमें कहा गया कि कंपनी का अब से चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार है वो भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त। समझे आप इस चीज को। अगली महत्वपूर्ण विशेषता की तरफ आते हैं कि अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ठीक है, तो अगली महत्वपूर्ण विशेषता ध्यान दीजिए, अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, आपने शुरू में पढ़ा था, ध्यान दीजिए, मैं इधर रफली बता देता हूं थोड़ा सा। ये बंगाल राज्य है आपका, तो बंगाल के अंदर जो था गवर्नर जनरल होता था। इधर आपका तमिलनाडु के अंदर जो था ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और इधर जो था आपका ये मुंबई प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, समझिए इस चीज़ को, ये मुंबई प्रेसिडेंसी थी। तो जब बंगाल के अंदर हमने बताया था, जब पहला एक्ट आपने पढ़ा था गवर्नर जनरल, तो मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का होता था उसकी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, जो मद्रास के और मुंबई के जो गवर्नर थे, 1773 के एक्ट की वीडियो देखिए आप जाकर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने ये बताया था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और मुंबई प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, मतलब सारे निर्णय जो है मद्रास और मुंबई के अकेले नहीं ले सकते हैं। तब इतना हुआ, कुछ पावर, कुछ शक्ति मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बाद में भी रही थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 1833 का चार्टर आया, तो 1833 के चार्टर में ये प्रावधान किया गया कि अब मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो शक्तियां हैं उनको और भी कम कर दिया जाएगा, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, तो उसकी विधायी शक्तियों में और ज़्यादा पावर ला दी गई और ज़्यादा असीमित शक्तियां बढ़ा दी गई। ठीक है, तो आप पहला चीज़ क्या समझे इस एक्ट में, पहली चीज समझें कि पुणे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और कंपनी का जो चाय और चीन पर एकाधिकार रह गया था, अब उसको भी वहाँ की संसद ने क्या कर दिया, बोलिए समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने बताया अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, ध्यान रखिए, जो भारत का क्या था, आपका गवर्नर जनरल था, कि विधायी शक्तियों को, की विधायी शक्तियां असीमित कर दी गई। इस शब्द पे ध्यान दीजिए कि विधायी शक्तियां असीमित कर दी गई, और मुंबई व मद्रास के गवर्नरों
मुंबई और मद्रास के गवर्नरों, जी से बोलेंगे गवर्नर, के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। समझिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ आपका, ठीक है। तो ये लाइन समझिएगा अच्छा कर मैंने कहा भारत का जो गवर्नर जनरल है अब भारत का हो गया, तो इसकी विधायी शक्तियों में असीमित प्रसार कर दिया गया। इसकी विधायी शक्तियां, कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उसका बहुत बड़े स्तर पर विस्तार हो गया। और जब उसका विस्तार हुआ तो उसके उलट इधर क्या हुआ कि जो छोटी प्रेसिडेंसी थी आपकी मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो यहाँ गवर्नर होते थे, इनकी शक्तियों को 1773 के एक्ट में भी छीन लिया गया था, लेकिन कुछ शक्तियां इनके पास वापस रह गई थी। अब क्या हुआ कि 1833 के चार्टर अधिनियम में इन मुंबई और मद्रास के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियां थी उनको बहुत सीमित कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि विधि कानून बनाने की कोई भी कानून, या कह सकते हैं कि चेन्नई या मद्रास बोलो हम इसको, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर कोई कानून या विधि जब बनेगी तो इस अधिकार को सीमित कर दिया गया यहाँ के गवर्नर की। लेकिन जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी विधायी शक्तियों में असीमित वृद्धि कर दी गई, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी आपकी, तो देखिए भारत में पहली बार जो है वो खुली भर्ती होने लगी थी, सिविल सेवकों की, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं सिविल सेवकों की खुली भर्तियों का आरंभ, ठीक है। सिविल सेवकों की जैसे वर्तमान देखते होंगे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये जितने बड़े एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उसी प्रकार उस समय क्या होता था, उस समय भी बड़े एग्जाम कंडक्ट कराने शुरू कर दिए थे। और 1833 का चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों की खुली भर्तियों को आरंभ करने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसे ही सिविल सेवकों की भर्तियों को खुला रखा गया, भारतीयों के लिए भी खोलने की घोषणा हुई, तभी कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स था, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो बड़े पदाधिकारी थे उनको ठेस पहुंची। उनको ऐसा लगा अगर बड़े पदों पर खुली भर्तियां होने लगी तो हमारा या हमारे परिवार या रिश्तेदारों का क्या होगा। इससे पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थे वो इसमें अपने ही रिश्तेदारों को या अपने नाते रिश्तेदार या भाई बहन जो भी थे उनको सीधा रख लेते थे। तो इसलिए 1833 के अधिनियम में कह सकते हैं कि सिविल सेवकों की खुली भर्तियों का आरंभ हुआ, लेकिन एक प्रयास हुआ जो प्रयास विरोध के बाद वापस ले लिया गया, ठीक है। लेकिन जब आप आगे अधिनियम पढ़ोगे 1853 का अधिनियम, तो उस अधिनियम में आप ये पढ़ोगे कि भारत में खुली भर्तियां जो है भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी, ठीक है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और रह गई जो मैं आपको बता देता हूँ, आप साथ साथ नोट करते भी चलना चीज़ों को। एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ 1833 के चार्टर में ब्रिटेन की संसद ने ये कानून बनाया कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल है, क्योंकि अब भारत का हो गया, पहले बंगाल का होता था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहला व्यक्ति था जो भारत का गवर्नर जनरल बना। अब जो था ये घोषणा हो गई कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल है, इसकी विधायी शक्तियों को अलग कर देंगे और इसकी कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए, कार्यकारी शक्ति अलग हो जाएंगी और जो विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, उसको अलग कर दिया जाएगा। कैसे अलग कर दिया जाएगा? याद कीजिए, आपने पहला लेक्चर जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके शासनकाल में उसकी सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्य परिषद बनाई गई थी। पढ़ा होगा आपने, एक 4 सदस्यीय क्या बनी थी आपकी कार्य परिषद। तो जो 4 सदस्यीय कार्य परिषद बनी थी सहायता के लिए, फिर आपने एक एक्ट पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो मैंने कहा था कि ये 4 सदस्यीय को घटाकर 3 सदस्यीय कर दिया गया। ये 4 सदस्यीय को घटाकर कितना कर दिया गया आपका? 3 सदस्यीय। लेकिन जब आपका आया 1833 का चार्टर अधिनियम तो पुनः सदस्यों की संख्या 4 देखी गई, लेकिन उसमें थोड़ा समझने का है।
कार्यकारी शक्तियों को अलग कर देंगे गवर्नर जनरल की अब, और विधायी शक्तियों को अलग कर देंगे। कैसे कर देंगे कि जब कार्यकारी समिति के 3 सदस्यीय बैठक में बैठते थे तो वो सिर्फ कार्यपालिका संबंधी फैसले ही लेते थे, लेकिन जब एक विधायी सदस्य बैठता था, ध्यान रखिए, जब एक विधायी सदस्य बैठता था जिसको कानून मंत्री जैसा भी हम बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, तो एक विधायी सदस्य और 3 सदस्य हो गए आपके कार्यकारी, तो इनको मिलाकर सदस्यों की संख्या तो पुनः आपकी 4 ही रही। लेकिन जब 3 सदस्यीय बैठक में बैठेंगे तो जो कार्यकारी सदस्य काम करेंगे वो कार्यकारी काम हो जाएंगे, लेकिन जब साथ में विधायी सदस्य भी बैठ जाएगा, एक विधायी सदस्य, तो जब 4 मिलकर बैठक करेंगे तो 4 मिलकर जो काम करेंगे वो विधायी कार्य करेंगे। समझिए इस चीज़ को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कभी कभी आ जाता है डीप कर कि भारत में कार्य परिषद का जो पहला विधि सदस्य था वो कौन था। उसका नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड मैकाले। उस व्यक्ति का नाम था आपका लॉर्ड मैकाले। समझिए इस चीज़ को। लॉर्ड मैकाले भारत में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाला पहला विधि सदस्य था। विधि मतलब कानूनी सदस्य था। तो ध्यान रखिए, 3 सदस्य कार्यकारी, और जब 3 और 1 विधि सदस्य चारों मिल जाएंगे तो चारों मिलने के बाद जो कानून बना सकते हैं वो विधि कानून बना सकते हैं, मतलब कानून बना सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो कार्यकारी 3 सदस्य, विधायी 1 सदस्य, चारों अगर बैठक में होंगे तो कानून बना सकते हैं। अगर विधि सदस्य नहीं होगा, केवल 3 सदस्य होंगे कार्यकारी परिषद के, तो वो कार्यपालिका संबंधी ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता थी आपकी 1833 के चार्टर अधिनियम की, ठीक है। इसके बाद जो हम अगला अधिनियम आरंभ करते हैं वो अधिनियम होगा आपका 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। ध्यान रखिए, अगला जो अधिनियम होगा आपका वो होगा आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या प्रमुख विशेषताएं थी? इसमें कोई खास ज़्यादा विशेषताएं नहीं थी। आप हैंड डाल लीजिएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। जैसे आपने अभी पिछले अधिनियम में पढ़ा कि 1833 के अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने कार्य ये किया कि कंपनी के व्यापारिक या अन्य अधिकारों को भारत में 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, ठीक है। लेकिन आप समझिए अब कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में आने वाला जो अंतिम चार्टर था, ठीक है, इसको कह सकते हैं, अगर हम पॉइंट वाइज देखें, कि भारत में ब्रिटिशों के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में लाया गया जो अंतिम चार्टर था वो आपका था 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम भारत में अंतिम चार्टर अधिनियम सिद्ध हुआ। इसके बाद मैंने आपको 1833 के अधिनियम में बताया था कि भारत के अंदर पहली बार खुली भर्ती या सिविल सेवकों की जो खुली भर्ती थी वो आरंभ करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके विरोध के कारण वो मामला रद्द हो गया था आपका। लेकिन 1853 का जो चार्टर अधिनियम था ये इस दिशा में महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती या सिविल सेवकों की खुली भर्ती भारतीयों के लिए भी खोल दी गई, ठीक है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती जो है वो होनी प्रारंभ हुई। कौन सा अधिनियम हुई आपकी? 1853 में। और भारतीयों के लिए सिविल सेवा में जाने के जो रास्ते थे, परीक्षा में बैठने के जो रास्ते थे, वो कौन से अधिनियम द्वारा खोल दिए गए थे? आपके 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण विशेषता और थी कि जब ये एक्ट पारित हुआ था ब्रिटेन की संसद में, तो भारत के लोग भी सिविल सेवा में भर्ती हो सकते थे, परीक्षा आयोजन हो सकता था भारत में भी। तो इसके लिए क्या काम करा कि एक कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए। और उस कमेटी का जो अध्यक्ष था वो था आपका लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले समिति भी कह सकते हैं। 1854 में ये अधिनियम आया था आपका, 1854 में जो अधिनियम आया था वो था आपका लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इस अधिनियम में या इस चार्टर की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? अंतिम चार्टर था,
सिविल सेवकों की खुली भर्ती होने लगी थी, जिसमें भारतीयों को भी मौका दिया जाने लगा था। और इस कार्य के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, जो सिविल सेवा के मामलों पर कार्य करती, ये मामलों को देखती। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो शुरू में 2 पार्ट बताए थे कि हम एक पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक वाले एक्ट, और दूसरे जो एक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1857 में, 1858 में सीधा ताज का शासन शुरू होगा, और ताज के शासन से भारत शासन अधिनियम 1858 की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ही हमें मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आज इतना, बाकी कल करते हैं। कितने मिनट की हो गई?